नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोज्तबा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका पर तीखा हमला करते हुए उसे ग्रेट शैतान बताया है और सीधे तौर पर कहा है, घोषणा की है कि 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार है। खामेनेई ने यह भी चेतावनी दी कि अगर वॉशिंगटन ईरान पर अपने सैन्य हमले जारी रखता है तो ईरान और उसका रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि प्रतिरोधक जो मोर्चा है उसे कभी न भूलने वाले सबक सिखाने के लिए वो तैयार है। ईरानी राष्ट्र के नाम पर एक संदेश में खामेनेई ने अमेरिका पर ईरान के साथ समझौतों का बार बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक बार फिर से वॉशिंगटन की बेईमानी और इसके साथ साथ अविश्वसनीयता और दुर्भावनापूर्ण प्रकृति जो उजागर हो गई है। खामेनेई ने कहा कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों द्वारा हस्ताक्षरित MOU के संबंध में अमेरिका द्वारा समझौते का बार बार उल्लंघन कर एक बुनियादी सच्चाई को फिर से सामने लाया गया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर के भी बात रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पूरी तरीके से बेकार, विश्वसनीयता से रहित है। जबरदस्ती, तानाशाही और क्रूरता अमेरिकी विचारधारा और सिद्धांत के अभिन्न अंग है। ईरानी नेता ने आगे आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपनी हरकतों से अपना असली चेहरा जो है लोगों के सामने रखा है और एक्सपोज भी कर दिया है। अब इन हरकतों और अपराध पर अगर नजर दौड़ाए तो ये तोड़े गए वायदे एक और उदाहरण के तौर पर सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन के साथ चल रहे तनाव का जिक्र करते हुए खामेनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने तनाव और बढ़ाया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब जब अमेरिकी दुश्मन टकराव को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे उसे और भी भारी नुकसान का अपमान सामना करना पड़ रहा है और सीधे तौर पर उसे ये जान लेना चाहिए कि ईरान की महान जनता और रेजिस्टेंस फ्रंट्स के पास भी उसके लिए ऐसे सबक है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दे। इजरायली मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दिए हैं, ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो। अमेरिकी सैनिकों की मौत पर ट्रंप की प्रतिक्रिया, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को खुली छूट है। ईरान के हमले में जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिक, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां सीधे तौर पर अमेरिकी सैनिकों की मौत को लेकर ये प्रतिक्रिया, मौत पर ट्रंप की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ईरान पर कार्रवाई के लिए अमेरिकी सेना को छूट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है और इस दौरान ट्रंप के आदेश के बाद भीषण बमबारी की गई है। बंदर अब्बास सिरिक पर भीषण हमले हुए। यूएस सेना ने ईरान पर हमलों की पुष्टि भी किया है। रात 3:30 बजे अमेरिका का ईरान पर यह हमला रात के अंधेरे में सामने आया। 2 सैनिकों की मौत की भी खबर जो है थी। अमेरिका पर भीषण जो है तस्वीर दिखाई गई थी जिसमें तमाम सैन्य बेसों को पूरी तरीके से दहराया गया था। उस दौरान 2 सैनिकों की मौत हुई थी और इसी को बदले में हमला बताया जा रहा है, उसी का बदला लिया गया है। रात के अंधेरे में अमेरिका का ईरान पर अब तक का सबसे भीषण वार इसे माना जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर, डॉक्टर अजिताभ सिंह और साथ ही साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत। और पहला प्रश्न साय सर आप ही से, हॉर्मुज पर लगातार ठनी हुई है, स्थिति बेकाबू है, लेकिन इस बीच 2 सैनिकों की मौत का बदला अमेरिका ने कुछ इस अंदाज से लिया है कि वहां पर रात के अंधेरे में हमला किया गया, बारूदी प्रहार किया गया। इस बीच अब हस्ताक्षर को लेकर के जो प्रतिक्रिया ईरान द्वारा रखी जा रही है उसमें कितना दम है, कितना वजन है? जय हिंद ऋतु। ये सीरियस है, अभी तक का सीज फायर के बाद से सबसे सीरियस डेवलपमेंट है और हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिनकी एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन क्राइसिस बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ बेटर होगा, हमें तैयार रहना चाहिए फॉर अ मेजर एस्केलेशन ऑफ दिस वॉर।
क्योंकि अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर्स का इस वक्त ये न्यूज़ पहुंचना ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और इसी वजह से उनका जो रिस्पांस और जो अभी चल रहा है ईरान में पिछले कुछ घंटों से, वो बढ़ेगा ही। और हो सकता है कि सिविलियन टारगेट्स पे भी शुरू हो जाए। कल से वो डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है जो उन्होंने दी थी कि या तो ईरान हमारी बातें माने, एमओयू को रेस्पेक्ट करे, हॉर्मुज को खोल दे, और नहीं तो हम उनके सिविलियन टारगेट्स को इंक्लूडिंग ब्रिजेस एंड पावर प्लांट्स को मारेंगे। इवेंचुअली ईरान ने जो अटैक किया है, जिसके दरमियान ये कहा जा रहा है कि जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिक, वो नंबर्स हो सकता है कुछ ज्यादा हो क्योंकि कोई मिसिंग है और 2 3 4 हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मतलब अंडर मेडिकल केयर है, इंटेंसिव। तो कई बार ऐसा होता है कि एक खास नंबर की कैजुअलिटीज वॉर में अगर होती हैं तो उनको एक साथ डिक्लेयर नहीं किया जाता है, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ग्रेजुअली बताया जाता है, ताकि मेजर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द फोर्सेस एंड ऑन द नेशन, अटैकिंग नेशन, ना पड़े। और ये टैली करता है ईरान के उस क्लेम से जो उन्होंने 4 दिन पहले किया था कि हमने 4 अमेरिकन सैनिकों को जॉर्डन के किसी बेस पे मार दिया है, जिसको अमेरिकी सेंटकॉम ने पहले डिनाई किया था, और फिर 2 दिन बाद हम उसी फिगर के पास पहुंच रहे हैं कि इतने अमेरिकन सोल्जर्स का लॉस हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में यू कैन एक्सपेक्ट मेजर एस्केलेशन, ऋतु, इन द कमिंग डेज इंक्लूडिंग टुडे, जिसका पेट्रोलियम प्राइसेस पे, हॉर्मुज पे और जो वार्ता चल रही है उस पे असर पड़ेगा। इवेंचुअली लगता है कि नहीं तो क्या आईआरजीसी का वो ईरान को ये फैक्शन। मजबूरन कहना पड़ गया है कि अब नहीं हो पा रहा है, अब इसका सामना नहीं किया जा रहा है, जो अमेरिका विध्वंस ला रहा है, अब ईरान इसे काउंटर नहीं कर पा रहा, तो ऐसे स्टेटमेंट दे दीजिए। इज दैट द पार्ट? सी आई हैव बीन मेंटेनिंग अ लाइन, ऋतु, जिसको कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बाकियों का अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन होगा। जी। जब हम ईरान की बात कर रहे हैं ना, तो ईरान के अंदर फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। इट इज नॉट ईरान, इट इज अ ग्रुप ऑफ रोग पीपल इन ईरान। ईरान में जितना क्षण के खबरें आ रही हैं ऋतु, उससे कहीं ज्यादा, कहीं क्रिटिकल, कहीं मेजर कन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरनल, कि हमें इस वक्त एमओयू, हॉर्मूज और पीस डील, तीनों मसलों पर आगे क्या करना है। हम्म। लेकिन इस फ्रैक्चर्ड ग्रुप में भी जो ग्रुप ऑफेंसिव है, जो नहीं चाह रहा है कि पीस डील हो या हॉर्मूज पे हम कंट्रोल छोड़ें क्योंकि अपने आप में खत्म हो जाएंगे, इसी वजह से, और वो इतना वीक ग्रुप है लेकिन आर्म्ड है नहीं, कि वीकलिंग उन्होंने तो है, इस डेफिनेटली है, वीकलिंग तो है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमले जो मिडिल ईस्ट में, जो मिलिट्री बेसिस अमेरिका के, जिनको दहलाया गया, और उसके बाद प्रेशर टैक्टिक्स, बीच में ऐसी कंडीशन बनती है साइज से जहां पर सीधे तौर पर कहा गया कि अब यही वजह बनेंगे, यही बुनियाद बनेंगे कि जंग को रोक दिया जाए। अब आगे इस पर लेकर, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहेगी और इस पर कितना फॉर्मेशन एक्चुअली एग्जैक्ट बन पाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक बड़ी खबर, उसके बाद अजित आप सर का एक बार जल्दी से रुक करेंगे ओपनिंग कमेंट के लिए। अमेरिका ने कुवैत एयरबेस से हमला किया है और सीधे तौर पर ईरानी ठिकानों पर घातक बैलिस्टिक प्रहार किया है। हिमार सिस्टम से ईरान पर मिसाइलें बैक टू बैक दागी है। ATACMS यानी कि अटैक्स में मिसाइल्स जो है वो ईरानी ठिकानों पर वार के जरिए ये इस वक्त नजर आ रहा है, जहां हिमार्स सिस्टम से ईरान के ऊपर ये भीषण बमबारी की गई है। इन मिसाइल रेंज की अगर बात करें, सीधे तौर पर घातक मिसाइलों में से गिनती होती है, और अगर बात हिमार्स सिस्टम की करें तो इस पूरे सिस्टम से रेगुलेशंस को भी अगर देखें अजित आप सर, ये बहुत घातक सीरीज एक तरह से लॉन्च की गई, और बेस जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस जो ग्राउंड दे रहा हो अमेरिका को इस तरीके की कोई हिमाकत करने की। अब कुवैत एयरबेस से इस हमले को इनिशिएट किया गया, कुवैत की हामी तो इसे मानी जाएगी सर? नहीं नहीं, देखिए रितु जी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अमेरिका तो अपने बेसिस से ही अटैक कर रहा है। 10,000 किलोमीटर बैठ के अमेरिका तो वहां से अपने अमेरिका से तो अटैक कर नहीं सकता। ऑब्वियसली वो सारे जो गल्फ में उसके और मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं वहां से अटैक कर रहा है, इंक्लूडिंग जॉर्डन। और इसीलिए ईरान इन्हीं बेसिस पे, जो अमेरिका के बेसिस जहां से उसको लगता है कि अटैक हो रहा है, उस पे काउंटर अटैक कर रहा है। अब देख लीजिए, ये तीसरा एक वॉर का जो फेज कह लीजिए, 2025 में पिछले साल जून में चला 12 दिन का, फिर इस अर्लियर 4 महीने पहले, 4.5 महीने पहले 40 दिन का चला वॉर,
और ये तीसरा राउंड जो हो रहा है ये अब फिर से डिवास्टेशन की ओर जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका कांट, मतलब वो एक कह लीजिए ना कि वहां पे अमेरिकन्स को बॉडी बैग देखना पसंद नहीं है। ये राष्ट्रपति ट्रम्प के लिए एक बहुत ही निगेटिव न्यूज होगा, खास करके इलेक्शन के ऐसे माहौल ये में आपने कहा कि जब ठीक वहां है, पे विपक्ष अमेरिका भी से तो बहुत हमला नहीं इनिशिएट कर सकते, बेसिस का रास्ता बचता है, लेकिन बेसिस की बात करें तो उस पर भी तो पॉलिटिक्स हो रही थी, उस पर भी तो डिप्लोमेसी के टर्म्स थे ना कि कौन अमेरिका का साथ दे रहा है, कौन ईरान का साथ दे रहा है। मिडिल ईस्ट में इस्लामिक उम्मा भी सामने आया, बहरीन बेस देगा कि नहीं देगा, अब आगे सऊदी बेस देगा कि नहीं देगा। अब कुवैत को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति थी, अब कुवैत ने भी अपना एबेस दिया है। मेरा प्रश्न उस लिहाज से था सर। देखिए, बेसिस ऑलरेडी पहले से यूज हो रहा है, खुल के भले ना हो, लेकिन बिना इस बेसिस के तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं सकता। और अभी इजराइल के बेसिस को भी गाये बेगाये वो कम यूज कर रहा है, खास करके खाड़ी के देशों। और मुझे अब लगता है कि जिस तरह के अटैक और काउंटर अटैक्स हो रहे हैं, खाड़ी के देश कब तक चुप रहेंगे। अभी तक वो चुप होके अपने बेसिस को दे रहे थे यूज करने, उनकी मजबूरी भी थी। अब वो शायद खुल के आएंगे, क्योंकि जिस तरह के अटैक हो रहे हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं, क्योंकि ईरान से डिफेंड करने की स्थिति में ये सारे खाड़ी के देश नहीं है। अब तो ईरान देखिए बौखला के ये भी सीधे सीधे कह रहा है कि जो उसके एडज्वाइनिंग एरियाज हैं, खास करके कुवैत, बहरीन और इराक, इन तीनों में वो तो ये भी कह रहा है कि हम अपने ग्राउंड फोर्सेस भेज सकते हैं और अमेरिका के बेसेस को कैप्चर कर सकते हैं। इस तरह के भी अब ओपन थ्रेट ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे में अब और बढ़ेंगे और इसमें कोई भी देश अब बचेगा नहीं। अभी तक इजराइल पे अटैक नहीं हो रहा था, क्योंकि जॉर्डन में जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उसकी वजह से ईरान इजराइल तक बहुत इफेक्टिव मार नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पा रहे हैं कहीं ईरान के अटैक को। इसी का परिणाम है कि अमेरिकन फोर्सेस की कैजुअलिटी भी हुई है। और अगर आपने ऐसे जॉर्डन की बात कंटिन्यू करी है, रहता है इस जॉर्डन को तरह लेकर की के भी वारदात, खबर तो सामने आ निश्चित गई रूप है। से अमेरिका और ज्यादा अजिताभ करेगा सर, effective war। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, एक बड़ी खबर भी आई है इसी को लेकर। ईरान ने फिर से जॉर्डन पर हमला किया है, देर रात फिर से जॉर्डन पर भीषण हमला किया गया, मुवाफक सॉल्टी एयर बेस पर यह धमाका बैलिस्टिक मिसाइल से धमाके हुए हैं। अब जॉर्डन पर के भीषण प्रहार ईरान द्वारा किया गया, ये बहुत क्लियर पिक्चर एक दिखाता है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये त्राही त्राही क्यों मची हुई है। मनोज सर, जरा आप अपने शब्दों में अपने एनालिसिस को समझाइएगा। यहाँ पर एक तरफ है अमेरिका, इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, जो कि घिरा हुआ है मिडिल ईस्ट के उन तमाम कंट्रीज से जहाँ पर अमेरिका ने अपने, एक तरह से मैं इसे कोट एंड कोट पिट्ठू कहूँगी, अमेरिका ने अपने बेसिस के रूप में अपने एलाइज को रेडी रखा है, वहीं से इनिशिएट करना है, वहीं से हमले कराने हैं। अमेरिका अपनी जगह पर बिल्कुल सकुशल, बिल्कुल खुश, लेकिन ईरान घिरा हुआ है भी दुश्मनों से। जिस तरह से जो है जोग्राफिकल कंडीशन है मिडिल ईस्ट का और अमेरिका का, ये पिछले 40-50 साल से अपना जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जॉर्डन हो, बहरीन हो, इराक हो, वहाँ पे अपना एक बेस बनाया हुआ है। और जिस तरह से वार ईरान के इजराइल के कहने पे जो इस बार शुरू हुआ है, इससे जो है ईरान के पास, हालांकि वार के शुरू में ही ईरान ने कहा था कि अगर ईरान पे हमला होता है तो फिर जो भी जितने भी बेस है, अमेरिकन बेस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, वहाँ पे हम हमला करेंगे। और एक जायज़ भी है ईरान के साइड से कि आप नेबरिंग कंट्रीज़ का बेस जो है, जो भी इराक हो, जॉर्डन हो, वो बेस अमेरिका को क्यों यूज़ करने देगा ईरान के खिलाफ। तो स्वाभाविक है कि सेल्फ डिफेंस में जो है ईरान ये यूज़ कर रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि वार जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिफरेंसेस जो है वो आ रहे हैं। अमेरिका में भी हम लोग ने देख रहे हैं कि जिस तरह से जेडी वेंस का भी ये कहना है कि इजराइल चाहता है कि वार जो है कंटिन्यू रहे, और जबकि रियल सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है, और जो ऑब्जेक्टिव रहा है अमेरिका का वो भी डिफरेंट है। तो जेडी वेंस का ये भी कहना था कि हम युद्ध जो है क्या अचीव करेंगे, क्या हम जनता को बोलेंगे। और हालांकि जेडी वेंस का हम लोगों ने देखा कि वार के शुरू होने के साथ ही जो है उसको उनका एक डिफेंसिव अप्रोच रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो भी डिसीजन लिया है, चूँकि गवर्नमेंट में है तो उनको समर्थन करना ही पड़ेगा, तो समर्थन वो करते आए हैं। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उनका
इस युद्ध को लेकर के रहा है। तो जिस तरह से दो कैजुअलिटी हुआ है, इसको लेकर के भी अब अमेरिका में डिस्कशन होगा, और इसको लेकर के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर दबाव बनेगा। एक जेडी वेंस का ये भी कहना था कि इजराइल के लोग और इजराइल के जो लॉबी हैं वो किसी न किसी रूप में ये वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इससे अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी वो उनका ये भी कहना था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से इलेक्शन ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, उस तरह से जो है वो प्रेशर जो है अमेरिका पे, ट्रम्प पे जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम लोग पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो अटैक का अमेरिका का ईरान पे, वो भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से वो ईरान के खमेई हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है कि अब हम जिस तरह से वह अब यू जो है तोड़ा है अमेरिका, उसके लिए अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो अभी जो है वो ईरान जो है तैयार है, और वो जो भी वो रिस्पॉन्स होगा, उनके जितने भी टारगेट्स हैं खास करके मिडिल ईस्ट में जहाँ पे अमेरिकन बेस है, उसको जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब अमेरिका के हाथ में है कि इस युद्ध को इसको और बढ़ाना चाहेंगे। अगर सिविलियन एरिया में अगर अमेरिका ईरान में हमला नहीं करता तो है बट तो फिर इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये वाला ख्वाब अमेरिका का पूरा होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि ईरान एक ऐसी स्थिति में है, ईरान एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पर है, क्योंकि आपने सीधे सीधे लोकेशन और उस सेक्टर को, उस रीजन को टारगेट पर रखकर अपना एनालिसिस दिया है सर। तो इसके बाद ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि ईरान इतना ज़्यादा सक्षम हो कैसे पाए। एक बड़ी खबर उसके बाद साय सर से प्रश्न, इरबिल में यूएस दूतावास पर ड्रोन हमला हुआ है, इराकी कुर्दिस्तान में भीषण धमाके हुए हैं। इरबिल सुलेमानिया में ईरान के हमले सुनने को आए हैं। यूएस वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया है, दूतावास का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय बताया गया। सर इराक हो, कुवैत हो और बहरीन हो, जॉर्डन हो, ये तमाम वो इलाके, तमाम वो कंट्रीज जहाँ पर अगर हम सीधे तौर पर देखें तो साय सर अभी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा तब से हो रही है जब से ये इनिशिएट हुआ है, जब से ये पहला हमला हुआ है। और ये चर्चा में क्यों है, ये एक अलग सेक्टर है। दूसरा सेक्टर ये कि जो ये मंशा है, इसमें कितना आपको बल दिखता है? तो रितु, हमें देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है टू एनालाइज द टैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वॉर। स्ट्रेटेजिक पार्ट, और क्या वो मतलब ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए हैं, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कुछ बदले हैं कि रजीम को छोड़ दो लेकिन हॉर्मुज को वापस रीगेन करके फ्री करो। वो थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में अमेरिका की। और उन्होंने एपिक फ्यूरी को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट कर लिया है। रोरिंग लायन अभी रुका पड़ा है क्योंकि वो आईडीएफ इज बिजी इन गाजा एंड लेबनान। हमास खत्मी की तरफ है, तो उनकी भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग टुवर्ड्स ईरान अभी डिसएंगेज्ड है। हालांकि वो रेडी है, इजराइल रेडी है कि जब भी ये रोग फैक्शन उनके ऊपर कुछ करेगा तो दे विल हिट बैक एट ईरान। टैक्टिकल लेवल पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। आपका ये क्वेश्चन कि बाकी देश, मतलब स्पेशली बहरीन, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, तो ओमान को अभी इन्होंने थोड़ा बहुत छोड़ा हुआ है। एक नया टारगेट इंक्लूड कर लिया है, इराक। इराक क्यों? क्योंकि ईरान की वॉरिंग फैक्शन को लग रहा है कि इराक अभी बहुत मेजरली यूएस की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो वो उसको सबक सिखाना चाहते हैं। एंड इफ और यू कैन मेंशन इराक को फायदा क्या अमेरिका की तरफ टिल्ट होके?